हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटो इम्यूनिटी, ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनिटी सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। मतलब अगर हमारे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये थर्ड सीरीज़ है हमारी ऑटो इम्यूनिटी की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ हो जाती है उसके बारे में। तो उससे पहले हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं अपने ऑटो इम्यूनिटी का और ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ का। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ क्या होती है? जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही खुद के सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यू सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है किसी भी मिक्स फंक्शनिंग के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। या इसका जो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा था, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, वो तो हमारा जैसे बी लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे, वो मैच्योर करने के टाइम वो फेलियर हो जाते हैं। मतलब जो सेल्फ किलिंग लिम्फोसाइट होते हैं वो हमारे मैच्योर के टाइम एलिमिनेट या डिलीट नहीं हो पाते हैं। तो उस वजह से क्या होते हैं, ये हमारी ऑटो इम्यून डिजीज होने का रिस्क हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑटो इम्यून डिजीज होता है वो पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गन के जैसे कि किसी भी ऑर्गन है उसको टारगेट करता है और उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिटेल में इन दोनों को जानने के लिए आपको वीडियो की लिस्ट आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप पहले उन्हें देख लें, फिर आज इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In systematic autoimmune diseases, the response is directed towards a broad range of target एंटीजन। मतलब जो सिस्टमेटिक ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्ट किया जाता है ब्रॉड रेंज, किसको कहता है, टारगेट एंटीजन, एंड इन्वॉल्व्स इन नंबर ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू। और उसमें क्या होता था, एक स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू को करते थे। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारा किसी भी टिश्यू, बहुत सारे ऑर्गन्स को। दीज डिजीज़ेज रिफ्लेक्ट ए जनरल डिफेक्ट्स इन इम्यून रेगुलेशन। अब ये डिजीज़ अगर होती है तो ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये हमें एक सिग्नल देती है हमें जनरल सा कि मतलब इम्यून के सिस्टम के रेगुलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। दैट रिजल्ट्स इन हाइपर एक्टिव टी सेल्स एंड बी सेल्स। मतलब टी सेल्स बी सेल्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटीजेंस आती है उसको मारने के लिए। पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होकर क्या करती है, हमारे ही खुद के बॉडी सेल्स को मारना स्टार्ट कर देती है। Tissue damage is widespread both from a cell-mediated immune response and from a direct cellular damage caused by autoantibodies or by the accumulation of immune कॉम्प्लेक्सेस। मतलब क्या, इसमें टिश्यू डैमेज वगैरह जो होता है वो बोथ किसकी हेल्प से हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम को जो डायरेक्ट सेलुलर डैमेज होता है उसके हेल्प से, और जो ऑटो एंटीबॉडी के एक्युमुलेशन हो जाते हैं ऑफ जो इम्यून कॉम्प्लेक्स के द्वारा बनवाया जाता है, उन सब की हेल्प से जो होता है हमारा सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून डिजीजेस पैदा होता है और हमारी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोम्यूटस अटैक मैनी टिश्यू। मतलब ये एक टाइप की डिजीज़ है। मतलब ये क्या क्या चीज़ को अटैक करती है, बहुत सारे टिश्यू को अटैक करती है। SLE भी इसको हम कहते हैं, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटापस। इसमें क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक ऑटोइम्यून डिजीज SLE विच टिपिकली अपेयर्स इन वुमेन बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया है हमारा सिस्टमैटिक ऑटोइम्यून डिजीज़ का, और इसमें बोला गया कि टिपिकली जो वुमेन बिटवीन 20 to 40 ईयर्स एज की होती है उनमें होता है। द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल पेशेंट इज़ 10:1। मतलब अगर 10 फीमेल को होगा तो उसमें से एक मेल को होगा, 10:1 के रेशियो में। SLE इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, वीकनेस, एरेथ्राइटिस, स्किन रैशेस, प्लेरेसिस एंड किडनी डाइफंक्शनिंग। उसके बाद आता है हमारे पास lupus is more frequent in African, Asian and Hispanic women than in Caucasian। मतलब ये अमेरिकन वगैरह में है, वहाँ पे ज़्यादा होती है जो हमारे कॉशेशियंस होते हैं उनके अगेंस्ट में। Although it is not known why it is so। अब ऐसा क्यों होता है ये अभी तक नहीं पता है। Affected individuals may produce autoantibodies to a vast array of tissue antigen। अब जो affected individuals होते हैं उसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा बनती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यू क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं।
सच एज डीएनए हिस्टोन्स। अब डीएनए के हिस्टोन्स ही अगर डैमेज होने लगेंगे तो क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा हमें है। आरबीसी, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इंटरेक्शन ऑफ दोज ऑटो एंटीबॉडीज विद देयर स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस्ड वेरियस सिम्टम्स। अब इसमें कुछ सिम्टम्स भी हमें दिखते हैं। ऑटो एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर आरबीसीज आर प्लेटलेट्स, फॉर एग्जाम्पल कैन लीड टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएट लाइसिस। अब जो ऑटो एंटीबॉडी होते हैं स्पेसिफिक आरबीसीज के लिए और प्लेटलेट्स के लिए, उसके साथ एक एग्जांपल भी दे रखा है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लाइसिस जो होती है उसको स्टार्ट कर देते हैं, रिजल्टिंग इन हिमोलिटिक अनीमिया एंड थायरोम्बोटोपिनिक रिस्पेक्टिवली। मतलब कौन कौन से चीज़ को डेवलप कर लेते हैं वो हमें यहाँ पे स्लो करते हैं। व्हेन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ऑटो एंटीबॉडी विथ वेरियस न्यूक्लियर एंटीजन आर डिपॉजिटेड along the walls of small blood vessels, a type 3 hypersensitivity reaction develops। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में ऑटो एंटीबॉडीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर एंटीजन के साथ डिपॉजिट हो जाता है, किसके वॉल्स पे डिपॉजिट होता है, ब्लड वेसल के वॉल्स पे, तो टाइप 3 की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये SLE जो वुमेन को हुई है उसके एक ब्लैक एंड वाइट इमेजेस है जो कि मैं ऑलरेडी नोट्स कर प्रोवाइडेड है, तो ये आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। जैसे आप इसके फेस पे आप देख सकते हैं कोई रैसेस वगैरह, ये जो डार्क सा दिख रहा है ये SLE के द्वारा ही हो जाती है। DNA, न्यूट्रोप्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड न्यूक्लियर RNA, indirect immunofluorescent staining with serum from SLE patient produced various characteristic nuclear staining patterns। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड DNA होता है वो इसके साथ इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन, हिस्टोन्स एंड न्यूक्लियर RNA, उसके बाद हमारा कुछ प्रोसेस आता है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस का। इसमें हम स्टेनिंग वगैरह करके उस पेशेंट का SLE का जो भी काउंट वगैरह होगा उसके अगेंस्ट जो हम अपना एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ है उसको हम डेवलप कर सकते हैं और इसका कुछ इलाज निकाल सकते हैं। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ की ओर। The complement activation of the complement system and generates membrane attack complexes and complements produce that damage the walls of blood vessels resulting in vasculitis and glomerulophrenites। अब इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो एक्टिवेट करता है हमारा जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का प्रोसेस होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद जो हमारा एंटीजन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ये यहाँ पे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात करें, ये जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के जो प्रोटीन्स होते हैं C3a और C5a वो जाके हमारा बार बार मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जिस भी पेशेंट में SLE होता है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मतलब 3-4 टाइम्स हायर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये कितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को या बॉडी ऑर्गन जिस भी जो टिश्यू में होती है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, मतलब क्या परसेंटेज होती होगी उस चीज़ की। तो उसका नेक्स्ट पैराग्राफ भी यही हमें कह रहा है, एक्सेसिव कंप्लीट एक्टिवेशन इन द पेशेंट विद सीवियर SLE प्रोड्यूस्ड एलिवेटेड सीरम लेवल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट्स प्रोड्यूस C3a C5। मतलब यही है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के जो भी हमारे नॉर्मल पेशेंट में होता है लेवल वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद हम एक लाइन को स्किप करते चलते हैं। नेक्स्ट में इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफेनिया एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड लॉस के टाइम जो न्यूट्रोफिल्स का सर्कुलेशन होता है वो हमारा सर्कुलेशन में कम हो जाता है, मतलब डिक्लाइन हो जाता है, तो उसको हम न्यूट्रोफेनिया कहते हैं। एंड वेरियस ऑकुलेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स डेवलप्स। अब उसके बाद क्या होता है, साथ के साथ कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स भी डेवलप्स हो जाते हैं। दीज ऑकुलेशन कैन लीड टू वाइड स्प्रेड टिश्यू डैमेज। अब ये जो प्रोसेस होते हैं इससे क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो जाता है बॉडी का। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ LSE फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। अब जो लेबोरेटरी में इसका इलाज निकाला गया है SLE का, वो ये निकाला गया है कि जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं इस केस में, विच इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड DNA, rheumatoid arthritis,
attacks joints. Rheumatoid attacks in a common autoimmune disease. अब ये आर्थराइटिस क्या है, कॉमन एक autoimmune disease है. इसमें मोस्ट ऑफ्टन अफेक्टिंग वुमेन्स आर 40 to 60 ईयर्स ओल्ड. अब इसमें क्या होता है, 40 to 60 ईयर्स के एज की जो औरतें होती हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, या ये चीज़ जो होती है ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है. द मेजर सिम्टम इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. अब इसमें क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इसका कारण होता है ऑफ द जॉइंट्स. ऑल्दो द hematologic, cardiovascular and respiratory systems are also frequently added. अब मतलब ये भी कहा जाता है कि कार्डियोवैस्कुलर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है इन सब में भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है. मैनी इंडिविजुअल्स विथ रिमेटॉइड आर्टरीज प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज कॉल्ड रिमेटॉइड फैक्टर. इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज का नाम दिया गया है जो है हमारा रिमेटॉइड फैक्टर्स, ये इसमें रिलीज होता है और ये हमारा रिमेटॉइड आर्टरीज अटैक जॉइंट में जो डिजीज़ है उसको कॉज करता है. दैट आर रिएक्टिव विद डिटर्मिनेंट्स इन FC रीजन एंड IgG रीजन. The classic rheumatoid factors is IgM antibody with that hyperactivity. Such autoantibody binds to the normal circulation of IgG forming IgGM. एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है IgM और IgG का, उसका क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स में. दीज इम्यून क्लस्टर्स एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट कैसे, जो इसका कैसे होता है उसे ये एक्टिवेट कर देता है, रिजल्टिंग इन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी. जो उसका पहले बार जो हमने पढ़ा SLE उसमें भी कुछ ऐसा ही होता था, पर उसमें किसी और वजह से हाइपर सेंसिटिविटी 3 एक्टिवेट होता था. इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है IgM और IgG का, उसकी वजह से हमारा क्लास 3 हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेट हो जाता है और हमारी डिजीज़ काउज हो जाती है, विच लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स. तो ये थे हमारे 2 डिजीज़ेज जो कि हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आते हैं. तो ये बस आज इसको हम 2 डिजीज़ को ही स्टडी करेंगे. तो ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी कुछ एग्ज़ाम टेस्ट या कुछ नॉलेज में हेल्प हो जाए. अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो करें हमारा चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियोस आप तक अपलोड होने के टाइम पहुंच जाए. वैसे तो मैं वीडियो रेगुलरली शाम के 6 बजे पोस्ट करती हूँ, कई बार ये पहले भी आ जाती है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय.